हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्टमेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास हॉस्टल वार्डन जो ईएमआरएस का एग्जाम होने वाला है, जो लगभग दिसंबर में फिक्स माने जा रहा है, उसी की एक क्लास है पहली। और हम देखेंगे कि हॉस्टल वार्डन का कौन सा टॉपिक जो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आ रहा है वो टॉपिक कवर करेंगे आज हम। तो चैनल पर अगर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ लास्ट तक देखा करिए, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है नॉलेज ऑफ पॉक्सो एंड एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत जो हमारे आते हैं टॉपिक, उसको मैं 3 टॉपिक आज पढ़ाऊंगा, 3 से 4। पहला टॉपिक है चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 का। उसके बाद द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, फिर आरटी राइट टू एजुकेशन 2009, फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट शिशु मृत्यु दर पढ़ाऊंगा मैं। तो ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास आपकी ये। तो चलिए पहला मैं टॉपिक लेता हूँ द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 का, और इसमें देखते हैं क्या है क्या नहीं। थोड़ा शॉर्ट में चलूंगा मैं। सबसे पहले हम भारतीय संविधान में जो श्रम कानून संबंधी प्रावधान है उससे कुछ जल्दी से देख लेते हैं कि क्या अनुच्छेद है और क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना में क्या कहा गया है। कल्याणकारी राज्य और समाजवादी समाज की स्थापना होगी। उसके बाद मूल अधिकार में कौन कौन से जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो देखते हैं, जो श्रम कानून के अकॉर्डिंग होने चाहिए। 14, 15, 16, 19, 20, 24, 32 ये अनुच्छेद हमारे श्रम कानून संबंधी प्रावधान के अंतर्गत है, जो कि मूल अधिकार में आते हैं। उसका राज्य की नीति निर्देशक तत्व की बात की जाए तो उसके अंतर्गत इससे संबंधित कौन से अनुच्छेद हैं, तो 38 का एक है, 39A है, 39E है, 39F है, 41, 42, 43 और 43 का A अनुच्छेद के अंतर्गत ये आएगा। उसका विधायी शक्तियों का विभाजन जो हम जैसे पता है हमें 3 में है, समवर्ती और राज्य और संघ की। उसका श्रम कानून के अंतर्गत 256, 257 और 258 आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बाल श्रम अधिनियम 1986 का जो है द चाइल्ड लेबर प्रोविजन एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1986 का, उसमें क्या दे रखा है। जो इंपॉर्टेंट होगा वही मैं बताऊंगा इसे आप। चलिए देख लेते हैं। भारत में औद्योगिकरण के बाद विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना, जहां वयस्कों के साथ बच्चों को भी लिए जाने लगा था। बाल श्रम संबंधी कोई अधिनियम नहीं होने के कारण इनका शोषण हो रहा था। जो बाल श्रमिक थे, देख लीजिए ये लाइन, शोषण हो रहा था। इसी की रोकथाम के लिए स्वतंत्रता से पूर्व एक अधिनियम बनाया गया था, जिसे बाल नियोजन अधिनियम 1938 के नाम से जाना जाता है। इसी अधिनियम को ही चेंज करके बाद में बाल श्रम अधिनियम 1986 का आ गया। जैसे कि देख सकते हैं कि बाल श्रम नियोजित नहीं किया जा सकता था, जो कि ये कानून असफल हो गया था। उसके बाद कहा गया था, जो उसका स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा एक आयोग बनता है, जिसमें कई आयोग की अनुशंसा हुई थी, जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पे। और उसके बाद 23 दिसंबर 1986 को बाल श्रमिकों से संबंधित एक महत्वपूर्ण कानून पारित किया गया, जिसे सबसे नीचे लाइन देखिएगा ये वाली, जिसे 1986 नाम दिया गया था। चलिए इसमें कुछ प्रावधान देख लेते हैं जल्दी से। इसमें क्या कहा गया, जो बालक, इसमें क्या धारा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें जो बाल श्रम 1986 प्रावधान का जो अधिनियम है, उसके अकॉर्डिंग धारा 2 में कहा गया कि बालक का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसने अपनी 14 वर्ष की आयु पूरी ना की हो, वो बाल के अंदर आएगा। उसके बाद कुछ सार्वजनिक मनोरंजन, ये सब चीज़ें दे रखी है। ये मैं आपको बहुत इजी वे में भी बताऊंगा। अभी सिर्फ इसमें मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि धारा में क्या क्या दे रखा है। धारा 2 के 4 में दे रखा है कि आप किन किन दुकानों पे इसमें मनोरंजन के अंतर्गत सार्वजनिक चीज़ों में इन बालकों का जो बाल मजदूरी होती है, बाल श्रम होती है, वो ज़्यादातर देखने को मिलता है आपको। तो ये चीज़ें हैं आपको ये। उसके बाद कार्यशाला 2 के 10 या 2 के X में कार्यशाला है, जहाँ पे 14 देख सकते हैं। ऐसे कार्यशाला का तात्पर्य ऐसे परिसर से है जहाँ औद्योगिक प्रक्रिया चलाई जाती है, लेकिन इसके अंतर्गत कारखाना सम्मिलित नहीं है, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का नियोजन को प्रतिषेध किया जाता है। इसमें कारखाना नहीं है, औद्योगिक वाली दूसरी चीज़ें हैं, उसमें ये कहा गया है। उसके बाद देख लीजिए कि इसमें काफ़ी रेलवे प्रशासन और इन सब चीज़ों के उसमें जो वर्क करते हैं, उनके नियंत्रण होने के लिए समुचित व्यवस्था उनकी होनी चाहिए सरकार की तरफ से, वो चीज़ें कही गई हैं। चलिए मैं इजी वे में बताता हूँ आपको। कुछ देख लेते हैं बाल श्रम अधिनियम 1986 के अकॉर्डिंग, जो जिसमें मनाही है मजदूरी की, वो देखते हैं। जैसा मैंने बता दिया कि 14 वर्ष से कम जो व्यक्ति उसको बाल कहा जाएगा। किन किन चीज़ों पे मनाही वो देख लेते हैं। रेलवे द्वारा यात्रियों और डाक का माल और डाक को ढोना, जो रेलवे पे आप देखते होंगे। उसके बाद कोयला बीनना, राख के गड्ढों को साफ करना, रेलवे परिसर में निर्माण कार्य करना, इन सब चीज़ों में आप चाइल्ड लेबर नहीं रख सकते हो। फिर रेलवे स्थित होटल में काम, साफ सफाई। रेलवे की चीज़ें खतरनाक होती हैं, प्लेटफॉर्म पर आना जाना, उतरना चढ़ना, सामान ढोना, होटल में काम करना, इन सब चीज़ों में दिक्कत होगी, उनके जान माल की सुरक्षा की थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए इन चीज़ों पे मनाही है। उसका रेलवे स्टेशन का निर्माण करना, इन सब चीज़ों पे पटरियों के बीच में आना जाना, ये सब चीज़ मना है। बंदरगाह पे काम करना मना है। उसके बाद अस्थायी लाइसेंस वाली दुकानों पर पटाखे और आतिशबाजी, क्योंकि अति ज्वलन होती है, उनको दिक्कत हो सकती है, मर सकते हैं, इसलिए भी ये चीज़ें मना है यहाँ पे। उसके बाद देख लीजिए किन किन जगह पे और भी मना है। ढलाई के कारखाने, वर्कशॉप, गैराज, जहरीले आग पकड़ने वाले विस्फोटक को उठाना, फिर हथकरघा आयरन पावर लूम उद्योग, फिर
कोयले की खदान, ज़मीन के नीचे काम करना, उन सब चीज़ों पे मनाही है। फिर फाइबर ग्लास वर्कशॉप, प्लास्टिक क्योंकि चिपकने और कांच का डर होता है इन्हें। उसके बाद कुछ प्रक्रिया जिनमें पूरी तरह पाबंदी है वो देख लीजिए। बीड़ी बनाना पाबंदी है, सीमेंट बोरी में भरना है उसमें मनाही है, छपाई रंगाई क्योंकि इसमें केमिकल का यूज़ होता है तो उन्हें दिक्कत हो सकती है चाइल्ड लेबर को, इसलिए विस्फोटक में तो दूरी रखा जाता है, इसलिए इन्हें पूरी तरह से प्रतिबंधित है ये। फिर अदरक काटना, उसके टुकड़े करना, इन सब चीज़ों पे है। फिर साबुन बनाना, ऊन साफ करना, चमड़ा बनाना, भवन निर्माण करना, इन सब चीज़ों के नाइट और संबंधित पॉलिश करना, इन सब चीज़ों पे पूर्णतः पाबंदी है। चाइल्ड लेबर का हम देख लेते हैं कि 1986 के अंतर्गत क्या कहा गया है। उसके बाद देख लीजिए कि अगर 3 घंटे काम कराना होगा उन्हें, किसी भी चाइल्ड लेबर को आप लगातार 3 घंटे काम करा सकते हो और उसके बाद आपको 1 घंटे की उसे छुट्टी देनी होगी। लगातार आप 3 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा सकते हो और एक दिन में आपको लगभग 5 घंटे ही उनसे वर्क लेना होगा और 1 घंटा छुट्टी मिला के ये 6 घंटे हो जाते हैं आपके। वही चीज़ें इसमें लिखी हैं कि 3 घंटे का काम करने के बाद 1 घंटे की छुट्टी देनी होगी आप उसे। फिर छुट्टी का समय मिलाकर किसी भी बच्चे से एक दिन में 6 घंटे से अधिक आप काम करा नहीं सकते हो। सुबह 7 बजे से पहले और रात में 8 बजे के बाद आप चाइल्ड लेबर का यूज़ नहीं कर सकते हो काम में अपने। तो वर्क में जो भी आप करा रहे हो, क्योंकि पहली बात उनके जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए, उनकी हानि नहीं हो और उसके बाद आप 7 से 8 बजे के बीच ही उन्हें काम करा सकते हो, जो भी चाइल्ड एक्ट है 1986 के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आप उनसे ओवर टाइम नहीं करा सकते हो। किसी बच्चे से एक ही दिन में 2 जगह आप काम नहीं कराओगे। अगर कराओगे तो आपको दंड दिया जाएगा उसका। उसके बाद देख लीजिए साप्ताहिक छुट्टी। अगर काम करने वाले बच्चों को आप सप्ताह में 1 दिन की आपको छुट्टी देनी होगी, जो कि संडे होता ही है। उसके बाद निरीक्षक को सूचना, अगर मालिक किसी बाल मजदूर को काम पे लगा रहा है और तो उसे अपने 30 दिन के अंदर उससे संबंधित निरीक्षक एक अधिकारी को एक लिखित सूचना देनी होगी कि हम उसका नाम, पता, एड्रेस सब देना होगा और आपने किस कार्य में उसको लगाया है उसका विवरण देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उसके लिए भी दंड है। चलिए बताता हूँ क्या है। ऐसे व्यक्ति जो कम से कम नहीं देंगे जो कि अधिकारियों की सूचना, तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 3 महीने की जेल होगी। देख सकते हैं, कम से कम 3 महीने की जेल और अधिक से अधिक 1 साल की जेल होगी। कम से कम 10,000 रुपये जुर्माना और अधिक से 20,000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों हो सकती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो दोबारा ऐसा अगर एक बार आप पकड़े गए हो बिना खबर दिए सब चीज़ों में, चाइल्ड लेबर के उसमें, अगर फिर भी नहीं सुधरे, दोबारा फिर पकड़े जाते हो तो आपको 6 महीने की कारावास होगी और अधिक से अधिक 2 साल की जेल हो सकती है और 10,000 रुपये जुर्माना भी हो सकता है, दोनों हो सकती है। देख लीजिए। उसके बाद अगर मालिक निरीक्षक को अपने यहाँ नियुक्त बच्चों की सूचना नहीं देता है तो ये सब रखनी होगी। उसे एक रजिस्टर रखना होगा जिसमें आपको सही-सही चीज़ें बतानी होंगी। मालिक उपजीविकाएँ एवं प्रक्रिया जिसमें बाल मज़दूरी की पाबंदी है, उसमें उन्हें नहीं लगा सकता है, वरना उन्हें आर्थिक दंड दिया जाएगा। बाल श्रम से संबंधित भारत के आंकड़े बता देता हूँ। जनगणना जब 2011 हुई थी उसके अकॉर्डिंग भारत में लगभग 10 मिलियन बाल श्रमिक थे। उसके बाद देख लीजिए अपराध जो ब्यूरो है उसके अकॉर्डिंग 2022 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ष 2021 में जो बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 के अकॉर्डिंग 982 मामले दर्ज हुए, जिसमें तेलंगाना में सबसे अधिक रहे थे, असम में सबसे, उसके बाद दूसरे नंबर पर रहा था। ये वो मामले हैं जिसमें चाइल्ड लेबर का सबसे ज़्यादा जोखिम कार्यों में यूज़ हो रहा था, उसका है। उसके बाद बात करें, देखिए कोविड-19 ने सबसे ज़्यादा बाल मजदूरी को बढ़ावा दिया है। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए भारत में प्रवासी बच्चों पर कोविड-19 के प्रभाव पर एडिटेड एक्शन के अध्ययन से पता चलता है कि कोविड-19 महामारी की पहली लहर के बाद ईंट उद्योग में कार्यशील माता पिता के साथ बच्चे की वृद्धि दुगनी हो गई। समझ लीजिए, जो ईंट भट्टे होते हैं वहाँ पे माता पिता के साथ बच्चे भी चले गए क्योंकि पढ़ाने के लिए पैसे नहीं रहे और सरकारी मदद बहुत देर से मिलती है इन्हें, तो उस वजह से भी ये जो बच्चों की संख्या है मजदूरी की वो भी दुगनी हो गई है, जो कि रियलिटी आप जानते हैं, आप इंडिया में रह रहे हो। उसके बाद कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर चलाया गया था। एक अध्ययन से पता चला है कि 818 बच्चों के बीच किए गए सर्वे में कार्यशील बच्चों के जो लिखित है वो जो पहले कार्यशील बच्चे जो 28% हुआ करते थे, कोविड-19 के बाद बढ़ के लगभग 79.6 हो चुके हैं, जिसका मुख्य कारण कोविड-19 प्रकोप था। देख लीजिए, पहले जो बच्चे काम कर रहे थे वो लगभग 28% के आसपास थे। उसके बाद एकदम से वो बच्चे बढ़ते हैं कार्यशाला में, उसके बाद जो काम करने के लिए जो होता है बच्चों का वो 79.6 पहुँच जाता है। उसके बाद इंटरनेशनल श्रम संगठन और यूनिसेफ की एक रिपोर्ट देखी है कि बाल श्रमिक में जो बच्चे हैं उनकी संख्या बढ़ के लगभग 160 मिलियन हो चुकी है पूरे वर्ल्ड में लगभग। उसके बाद अन्य लाखों बच्चे भी इसके जोखिम में हैं। उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा श्रम इंडिया में कहाँ पे हैं, तो सबसे ज़्यादा श्रमिक देख लीजिए यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में सबसे अधिक बाल मजदूरी नियोक्ता राज्य वाला है ये, सबसे अधिक बाल मजदूरी यहीं पर होती है। तो बाल श्रम को रोकने के लिए कौन कौन से सरकार की तरफ से उपाय किए गए हैं, कौन कौन सा अधिनियम है वो देखिए। पहले एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया था। इसके अकॉर्डिंग बाल मजदूरी जो कर रहे हैं उनको वहाँ से हटवा के एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था 21 है, जिसमें कंपलसरी और निःशुल्क कर दिया गया था शिक्षा। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कवर किया गया और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए कहा गया और ये मौलिक अधिकार भी बनाया गया, जिसके अकॉर्डिंग अभी 2009 एक टॉपिक ही है तो मैं फ्रेश बताऊँगा आपको। उसके बाद बाल श्रम अधिनियम 1986 आता है। यह अधिनियम कहता है कि खतरनाक जो व्यवसाय है उसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 18 वर्ष से कम आयु किशोर नियोजित पर प्रतिबंध लगाया गया था।
उसके बाद कारखाना अधिनियम आता है 1948 में, पहला कारखाना अधिनियम। यह किसी भी खतरनाक कार्य में 14 वर्ष से कम बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है और केवल गैर खतरनाक प्रक्रियाओं में ही काम करने की अनुमति रखने वाले किशोरों 14 से 18 वर्ष के लिए कार्य घंटों एवं दशाओं को नियंत्रित करता है। इसमें एक लिमिट कर दी गई थी, 18 वर्ष से अगर कम है तो उनके कितने काम होंगे और कितने घंटे करेंगे काम, वो भी बताया गया था। फिर राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987 आती है। इसका उद्देश्य बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाना था और बच्चों उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी विकास योजनाएं हैं वो लाना था, और जो भी बच्चे इन सब चीज़ों में लगे हैं उनका पुनर्वास करना था। उसके बाद राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना आती है। उसके बाद परियोजना देख ले तो ये बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों को गैर औपचारिक शिक्षा पहले देते हैं और वजीफा शिफा देते हैं। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत ये ठीक ठाक और उस मुख्य धारा में आने के लिए हो जाते हैं तो फिर उन चीज़ों को हटा के फिर उनको औपचारिक शिक्षा दी जाती है और शिक्षा प्रणाली में ला के उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। तो ये सरकार की तरफ से चलाए गए कुछ विशेष थे परियोजना। तो ये बाल श्रम के अकॉर्डिंग जितने इजी टॉपिक जो थे शॉर्ट में बोलने वो बताया है, और ये एक से एक डेमो रिवीजन क्लास के तौर पे आप लीजिएगा, और अगर जैसा आप लोग का रिस्पांस होगा वैसे आगे वीडियो भी आएंगे इसके। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना। चलिए हम अपना सेकेंड टॉपिक देखते हैं, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस रिपोर्ट सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत के 5 वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर 2019 में जो 35 थी प्रति 1000 पर, वो अब घटकर 32 हो गई है। 2020 के रिपोर्ट है ये, 2020 में 32 हो गई है, लगभग 3 की गिरावट आई है। और उसमें सबसे अधिक गिरावट जो हमें देखने को मिली है वो उत्तर प्रदेश और कर्नाटक राज्य में है, जैसे कि देख सकते हैं आप। अभी मैं एसआरएस रिपोर्ट आपको दिखा दूंगा। भारत के देख लीजिए 2014 में जो शिशु मृत्यु दर आईएमए रिपोर्ट 5 साल से कम आयु की मृत्यु दर और नवीन मृत्यु दर में उत्तरोत्तर कमी देखी जा रही है 5 साल से, उसके बाद से 2014 से। केंद्रीय मंत्री जो है मनसुख मंडाविया ने कहा है साल 2030 तक सतत विकास लक्ष्य का लक्ष्य है हमारे पास, जैसे है। ये कुछ मैथमेटिकल आंकड़े हैं, समझने की कोशिश करिएगा एसआरएस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। देख सकते हैं कि जैसे आशोधित जन्म दर जो है वो ईयर वाइज देखिएगा आप, जो ईयर लिखा है ऊपर 2014 में 21 थी, फिर घटी है, मृत्यु दर घट रही है, इसलिए ये मत सोचिएगा कोई वैल्यू घट रही है, ये घट रही है इसका मतलब मृत्यु दर घट रही है। फिर 19.7 थी और 2020 में 19.5 हो गई है। उसके बाद कुल प्रश्न दर देखें हम तो 2.3 थी, 2.1 और 2.0 हो गई है। उसके बाद ये भारत की प्रश्न दर क्या दिखा रहे हैं। उसके बाद प्रारंभिक नवजात मृत्यु दर देखिए जो कि 0 से 7 दिन के अंदर की है, वो 20 थी, उसके बाद 16 हुई, उसके बाद 15 हुई। ईयर वाइज देखिएगा तभी समझ में आएगा आपको। उसके बाद नवजात मृत्यु दर देखिए 26 थी, 14 ईयर देख लीजिए, 14, 19, 20। 14 में 26 थी, फिर 19 में 22 हुई और 20 में 20 ही हो गई। फिर शिशु मृत्यु दर देख लीजिए 39, 38, 28, तो कमी आई है 39, 30, 28। उसके बाद 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर देख लीजिए, पहले 45 थी, 35 थी, हुआ अब 32 हो गया 2020 में। तो इस तरह की रिपोर्टें आई हैं। मैं आपके लिए नोट्स भी वही लेके आया हूँ जो आपको इजी समझ में आए और तुरंत डायरेक्ट वो पॉइंट टू पॉइंट मिले, इसीलिए ये इस तरह की चीज़ें लेके आया। और काफ़ी सर्च किया है, पहले पढ़ा है खुद, उसके बाद लिया है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। देश में देख सकते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु दर, इसमें डायरेक्ट 2019 का देखिए, 2019 में प्रति जो जीवित थे 1000 पे 35 मृत्यु दर थी, और 2000 जो 20 है उसमें 32 हो गई प्रति 1000 पर, तो 35-3 जैसे मैंने आंकड़े भी बताए थे आपको। उसका ग्रामीण में देखा जाए तो 36, शहरी क्षेत्रों में जाए तो 21 का अंतर आता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बालक बालिकाओं में तुलना की जाए तो जो मृत्यु दर है वो भी देख लीजिए, प्रति 1000 में जो बालिकाओं की मृत्यु दर है वो 33 है और बालकों की 31 है। ये जो रिपोर्ट है शिशु मृत्यु दर की, उसमें सबसे ज़्यादा गिरावट उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में देखने को मिला है। ये ईयर वाइज देख लीजिए शिशु मृत्यु दर का कैसे कैसे गिर रहा है। 2014 में जो 45 था, ये 1000 पे है, प्रति हज़ार पे जो शिशु मृत्यु दर है वो है ये। तो 1000 पे देख लीजिए 45 था, फिर 15 में 43 हुआ, 16 में 39 हुआ, 17 में 37, 18 में 36 और 35 2019 में, और 2020 में हमारा 32 हो गया। तो 19 और 32 का याद रखिएगा कितना डिफरेंस है, लगभग 3 है। आपके लिए एक सबसे निचली पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिए केरल में जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात 974 है, जबकि उत्तराखंड में सबसे कम 844 है। देख लीजिए 974, 844, सबसे ज़्यादा केरला में लिंगानुपात उच्चतम जन्म के समय का, और ये सबसे कम उत्तराखंड में है। उसके बाद आप रेशियो में गिरावट देख लीजिए, क्योंकि रेशियो पूछेगा ही। आपने 3 देख लिया, 35 थी, 19 में, 20 में 32 हो गई, तो उस अकॉर्डिंग 3 की हो गई। अब रेशियो देखते हैं कितना कम होता गया है। सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे। 2017 में देखिए 33 था और इसकी गिरावट -4 देखिए, माइनस मतलब गिरावट है ये। उसके बाद ये जन्म दर में मृत्यु दर में है गिरावट ये। फिर 18 में 32 हुई और ये 4.2 लगभग फिर से गया। उसके बाद 2019 में 30 हुआ रेट,
जो बता रहा हूँ बढ़ने का, सॉरी घटने का। उसके बाद ग्रोथ रेट देखेंगे तो दशमलव माइनस में 3.36 है 2019 का। फिर 2020 में जाते हैं हम तो 29 रेट हो जाता है 848 का। तो इस तरह की ग्रोथ रेट है। 2023 में जो है 26.619 रहा रेट, और ग्रोथ रेट इसकी देखी जाए निगेटिव जो कमी हुई है तो 3.890% की हुई है। तो ये ग्रोथ रेट है। देखिए शिशु मृत्यु दर अगर आप देखोगे तो कंपेयर करके आपको ग्रोथ रेट ही देखना पड़ेगा, और मैथमेटिकल ही आंकड़े आपको मिलेंगे इसमें, तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या था। तो एक दो आंकड़े आप देख लो, क्योंकि ये पूरा कम से कम 2-3 नंबर का तो आएगा ही आएगा पेपर में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये कुछ आंकड़े ये भी देख लीजिए। करंट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फॉर इंडिया इन 2023, यही मैं दिखा रहा था चार्ट में आपको कि कितना डिक्लाइन हुआ है 2022 से, कितना कम हुआ है। 26.619 डेथ पर 100 लाइव बर्थ, देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के आंकड़े कुछ पूछे जाते हैं कि 3.89% कितना घटा है कितना बढ़ा है। तो ये अकॉर्डिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फॉर इंडिया इन 2022 वॉज ये था। वो मैंने सिटी और ग्रामीण का कंपेयर करके बताया था 35 और 32 जो कि रहा है। ये ओवरऑल है कि कितना डेथ हुआ है इंडिया में, और ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है इंडिया के लिए। चलिए देखते हैं कि सरकार द्वारा कौन सी इसके लिए योजनाएं चलाई गई थी। जैसे देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एंटीमेशन इन आईजीएमई की रिपोर्ट है ये कि 2004 में बाल मृत्यु दर पर डेटा साझा करने, मृत्यु दर अनुमान के तरीकों में सुधार करने, उत्तर जीविका बालकों की दिशा में प्रगति करने रिपोर्ट, और बाल मृत्यु दर का सटीक अनुमान लगाने के लिए देश की क्षमता का अनुमान लगाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। उसका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा किया जाता है। इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक समूह तथा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक मामलों का विभाग और जनसंख्या प्रभाग शामिल है, जो मृत्यु दर के आंकड़े बताती है पूरे वर्ल्ड में कितने हैं, किस देश में किस तरह से कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। अब हमारे देश की पहल देखिए और योजनाएं जो मृत्यु दर कम करने के लिए चलाई गई थी। पोषण अभियान है। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की थी, और एनीमिया मुक्त भारत अभियान वर्ष 2018 में शुरू किया गया था ये अभियान। इस मिशन का उद्देश्य एनीमिया की गिरावट करना था, क्योंकि 1 से 3% अंक तक बढ़ाना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इसका उद्देश्य अपनी संबद्ध योजनाओं कार्यक्रमों के माध्यम से सबसे कमजोर लोगों के लिए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिसमें भोजन तक पहुंच एक कानूनी अधिकार मिले, मतलब सबको खाना मिले, सीधा सीधा समझिए। उसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसमें प्रेग्नेंट महिलाओं के सबके लिए बेहतर सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु उनके बैंक खातों में 6,000 रुपये दिए जाएंगे ग्रामीण एरियाज़ में। उसके बाद समेकित बाल विकास सेवा योजना, ये 1975 में शुरू की गई थी। इस योजना को उद्देश्य 6 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों और उनकी माताओं को भोजन, प्री स्कूल शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य से देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवाओं प्रदान करना था। ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई थी मृत्यु दर कम करने के लिए और उनका जीवन उत्थान करने के लिए। चलिए अब हम अपना तीसरा टॉपिक देखते हैं, आरटी 2009, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। चलिए आरटी आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर है क्या और ये कब लागू की गई और इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए संविधान के 86वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग 2022 में एक भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया अलग से, जिसे शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया, और ये था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जा सके, क्योंकि पिछड़ा एक जो बच्चे गरीब तबके थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, पिछड़ रहे थे, और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो स्कूल में अच्छे पढ़ा सके। इसी उद्देश्य से लाया गया था ये, और इसका व्यावहारिक रूप देने के लिए जैसे देख सकते हैं संसद में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 एक्ट पारित हुआ, जिसे 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया। एक चीज़ समझिएगा कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं कि शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये 2009 है, और ये लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ है। बहुत कन्फ्यूजन होता है, कई बार लोग 1 अप्रैल 2010 लगा देते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 21A, जिसमें अधिकार दिया गया कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा पूरे भारत में दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका थोड़ा संवैधानिक संदर्भ देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 DPSP के अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39F में प्रावधान है कि सभी राज्य सभी को समान एवं सुलभ शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षा के अधिकार पर पहले आधिकारिक जो पहल वर्ष 1990 में हुई थी, राममूर्ति समिति की रिपोर्ट में हुई थी ये। उसके बाद 1993 में उन्नी कृष्ण JP बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में कहा था कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है।
उसके बाद तपस मजूमदार, ये जैसे जैसे शिक्षा का अधिकार के लिए लड़ाई चली है उसके बारे में बता रहा हूँ। तपस मजूमदार समिति 1999 ने शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21A को शामिल करने की सिफारिश की थी, जिसे वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन 2002 के अकॉर्डिंग संविधान संशोधन कर शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, जो कि अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखिएगा। वर्ष 2000, फिर से बता रहा हूँ मैं ये लाइन, ये दोनों लाइन ध्यान से देखिएगा। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन में से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत 21A में शामिल किया गया, जिसके अकॉर्डिंग 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के तहत दी जाएगी और एक मौलिक अधिकार बनाया गया इसे। उसके बाद उसके अनुपालन के लिए कानूनी शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 नाम से फेमस है ये, RTE एक्ट 2009, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए इस अधिनियम में और क्या क्या बातें वो देख लेते हैं। अधिनियम की धारा 12 के 1 और C में कहा गया है कि गैर अल्पसंख्यक निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए प्रवेश में कम से कम 25% सीटें आरक्षित करेंगे। आप जितने भी बड़े स्कूल देख लीजिए, गरीबी कोटा से लगभग 25% सीट उन्हें आरक्षित करनी होती है। आप कहीं भी देख लीजिए, कोई भी इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम, बड़े स्कूल जो हैं वो 25% गरीब बच्चों को ही देंगे और उसका खर्चा सरकार उठाती है। यह अधिनियम विद्यालय न जाने वाले बच्चों के लिए है, आयु से संबंधित कक्षा में भर्ती करने का प्रावधान करता है। यह अधिनियम केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्त एवं जिम्मेदारी को साझा करने के बारे में भी जानकारी है। ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं राज्य सरकार और जो सरकारी स्कूल्स होते हैं उसमें ज़्यादातर वहन केंद्र सरकार करती का पार्टी होता है, जैसे 70-30, 35-65 इस तरह की चीज़ें होती हैं, इस तरह का रेशियो होता है। यह अधिनियम छात्र शिक्षक अनुपात, भवन, बुनियादी ढांचा, स्कूल कार्य दिवस, शिक्षकों के लिए कार्य अवधि से संबंधित मानकों का प्रावधान करता है। इस अधिनियम में गैर शैक्षणिक कार्यों जैसे स्थानीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानसभाओं और संसद के चुनावों तथा आपदा राहत के अलावा अन्य कार्यों में शिक्षकों की तैनाती का प्रावधान करता है। जैसे आप जानते हैं शिक्षक हमारे देश में सरकारी स्कूल में पढ़ाते भी हैं, उसके अलावा इनके पास 75 काम और होते हैं। सरकार की सारी योजनाओं में वही लगे रहते हैं। इसके बाद इसमें 103वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 15-16 में संशोधित कर आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए शिक्षा संस्थानों और नौकरियों दाखिलों में आर्थिक कोटा से 10% की शुरुआत की गई। इस संशोधन के माध्यम से 15(6) और 16(6) जोड़ा गया। उसके बाद देख लेते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अधिनियम क्या निषेध करता है, क्या मना करता है। शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न नहीं कर सकते आप बच्चों का प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं कर सकते, मतलब कौन गरीब कौन गाला, कलर वाइज और धर्म वाइज, इस सब के बारे में आप स्क्रीनिंग नहीं कर सकते हो। उसके बाद प्रति व्यक्ति शुल्क आप नहीं ले सकते हो। शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन आप नहीं पढ़ाया जा सकता है। ग्रामीण जो आप स्कूल में पढ़ाते हो सरकारी में, उन्हीं को आप ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हो। और बिना मान्यता प्राप्त आप विद्यालय नहीं चला सकते हो। ये सारी चीज़ें इसमें निषेध की गई। इसी अधिनियम के द्वारा देख लीजिए भवन कैसा होना चाहिए, वो भी है कि प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा और एक कार्यालय, एक भंडार, सह प्रधान अध्यापक कक्ष होना चाहिए और बैरियर फेस फ्री एक्सेस होना चाहिए जहाँ आप आ जा सको। और लड़कों और लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, सुरक्षित माहौल होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए और खेल सामग्री होनी चाहिए वहाँ पे। 4 दीवारी बाड़े विद्यालय भवनों की सुरक्षित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार अग्निशामक यंत्र होने चाहिए, समाचार पत्र हो, एक पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए इसमें, ये कहा गया RT 2009 में। उसके बाद छात्र शिक्षक अनुपात देखिए 2009 के अंतर्गत है, RT एक्ट 2009 के अंतर्गत प्राथमिक कक्षाओं के लिए छात्र शिक्षक अनुपात। ये लाइन सुनने में जो आपको लग रही है ना, यूपी में इसी चीज़ ने बहुत दर्द दे रखा है। जो कि शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं ना, ये छात्र शिक्षक अनुपात जो कि कभी कमी नहीं होता है यूपी में, पता नहीं कैसे। 60 तक 2 टीचर होने चाहिए। अगर बच्चे बढ़ जाते हैं 61 से 90 के बीच तो आपको उस विद्यालय में 3 टीचर होंगे। 91 से 120 के मध्य आपको 4 टीचर होने जरूरी हैं। अगर 121 से 200 के मध्य बच्चे हैं तो आपके 5 होने चाहिए। 150 के ऊपर बालकों के लिए 1 प्रधानाध्यापक और 5 टीचर होंगे। और अगर 200 के ऊपर निकल जाता है तो आप देख सकते हैं छात्र शिक्षक अनुपात 40 से अधिक नहीं होगा। मतलब अगर 200 बच्चे हैं तो वहाँ पे 40 छात्रों पे 1 टीचर आ जाएगी। ऐसे 35 पे 1 होती है, या 30 पे 1 होती है प्राथमिक में और 35 पे 1 होती है अपर में, जो छात्र शिक्षक अनुपात चलता है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ये देखिए जैसे मैं बता रहा था उच्च शिक्षा में आप ये देखिए 35 पे 1 बालक होता है, 1 शिक्षक होता है। और देख सकते हैं इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा, ये सब चीज़ें पढ़ाने के लिए होती है। चलिए हम अपना नया टॉपिक देखते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। चलिए ये देखते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 भारत सरकार का एक अधिनियम है जिसे समाज में बाल विवाह रोकने हेतु लागू किया गया था। इसमें देख लीजिए क्या क्या है। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष और 18 वर्ष से कम आयु की महिला के विवाह को बाल विवाह की श्रेणी में रखा गया है। इसके अधिनियम के अंतर्गत बाल विवाह को एक दंडनीय अपराध माना गया है। साथ ही बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष तथा बाल विवाह को संपन्न कराने वाले इस अधिनियम के तहत 2 वर्ष के कठोर कारावास
2 वर्ष के कठोर कारावास, 1 लाख रुपए का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है उन्हें किया जा सकता है, किंतु किसी महिला को कारावास से दंडित नहीं किया जा सकता। उसके बाद देखिए क्या है, इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत अवयस्क बालक के विवाह को अमान्य करने का भी प्रावधान है। जो भी इसमें धारा है प्लीज़ वो ध्यान से देखिएगा, धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए हम तो देख सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति मोहन एवं शांतानगौदर की अध्यक्षता वाली पीठ ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 9, इंपॉर्टेंट है धारा 9 की पुनर्व्याख्या करते हुए कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत 18 से 21 वर्ष की आयु के पुरुषों को वयस्क महिला से विवाह करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। उसके बाद देख लीजिए क्या है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 के अनुसार यदि 18 वर्ष से अधिक आयु का वयस्क पुरुष बाल विवाह करेगा तो उसे कठोर कारावास होगा और उसके अंतर्गत 2 साल की जेल, 1 लाख रुपए का जुर्माना दोनों हो सकता है। इस अधिनियम के ना तो विवाह करने वाले किसी अवयस्क पुरुष को दंड देता है और ना ही अवयस्क पुरुष से विवाह करने वाले किसी महिला को दंड का प्रावधान करता है। यह माना जाता है कि विवाह का फैसला समानता लड़के लड़के के परिवारों द्वारा लिया जाता है, उन फैसलों पर उनकी भागीदारी न करनी होगी। इस प्रावधान का एकमात्र उद्देश्य है कि एक पुरुष को नाबालिग लड़के से विवाह करने के लिए दंडित करना है। समझ लीजिए जो क्या है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। न्यायालय ने इस संदर्भ में तर्क दिया है कि बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्कों को दंड करने के पीछे मंशा केवल नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा करना है। चलिए कुछ धाराएं देख लेते हैं उससे रिलेटेड कुछ। मूल अधिनियम 2006 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की देखिए धाराएं और खंड देख लेते हैं। मूल अधिनियम 2006 में प्रावधान और बाल विवाह निषेध 2021 में प्रस्तावित प्रावधान। तो 2006 में क्या हुआ, 2021 में क्या है उस अकॉर्डिंग देख लेते हैं। धारा 1 में क्या है, इसका संक्षिप्त नाम विस्तार में प्रारंभ है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। यह भारत से बाहर और भारत के परे भारत के सभी नागरिकों पर लागू होगा। जो भी भारत के रहने वाले कहीं भी हो उन सभी पे लागू होगा ये। कॉलम 2 में पाठ के बाद निम्नलिखित पाठ जोड़ा जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं ये बाद में फिर से जोड़ा गया है, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। 2021 के अनुसार भारत क्रिश्चियन विवाह अधिनियम 1872, पारसी विवाह अधिनियम विच्छेद अधिनियम 1936, मुस्लिम पर्सनल लॉ आवेदन अधिनियम 1937, विशेष अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विदेशी विवाह अधिनियम 1959, विवाह के संबंध में अपनाए जा रहे रीति रिवाज परंपरा प्रथा प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में निहित किसी बात के प्रतिकूल असंगत होते हुए भी। उसके बाद धारा 2 में देखिए कहा गया परिभाषाएं दी गई हैं। बालक का ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो यदि वह पुरुष है और वह 21 साल से की आयु पूरी नहीं की है, यदि महिला तो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तो उन्हें दंडित किया जाएगा अगर वो विवाह करते हैं तो। उसके बाद देख लीजिए नई धारा में क्या कहा गया, निम्नलिखित खंड को काम के रूप में रखा जाएगा। बालक से एक ऐसा पुरुष अभिप्राय महिला अभिप्रेत है जिससे 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। उसके धारा के खंड खा में देखिए क्या है, ये धारा इंपॉर्टेंट इसीलिए बार बार मैं बता रहा हूँ इसको। बाल विवाह से ऐसा विवाह अभिप्रेत है जिसमें दोनों में से कोई एक पक्षकार बालक हो। उसके बाद देखिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद धारा 3 देख लेते हैं। विवाह के संबंधित पक्षकार के अवयस्क होने की स्थिति में उनके द्वारा बाल विवाह को अमान्य घोषित किया जा सकता है। धाराएं इंपॉर्टेंट है इसीलिए बोल रहा हूँ। आप अगर अभी MCQ क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें धाराएं से बहुत क्वेश्चन है, मैंने लगाया इसलिए बता रहा हूँ। आपको क्वेश्चन भी दूंगा बहुत जल्दी में। इस धारा के तहत याचिका किसी भी समय दायर की जा सकती है, लेकिन याचिका दायर करने वाले बच्चे के वयस्क होने से 2 साल पूरे होने से पहले दायर होनी चाहिए। कॉलम 2 में वर्ष शब्दों के स्थान पर 5 वर्ष शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, जो नया संशोधन किया गया है उसके अकॉर्डिंग है। फिर नई धारा 14 के काम है, एक अंतः स्थापन किया गया है। अधिनियम का अधिरोही प्रभाव होगा और इस अधिनियम की धारा 14 के बाद निम्नलिखित धारा अंतः स्थापित की जाएगी, जैसे कि देख सकते हैं। 14 के काम में संबंधित पक्षकारों द्वारा अपनाई जा रही किसी परंपरा, रीति रिवाज, प्रथा सहित तत्सम प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में निहित किसी प्रतिकूल या असंगत बात होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधान का प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद देख लीजिए संशोधित विधेयक 2006 की धारा 6 के 2021 की धारा 6 के अनुसार संशोधित किए जाने के लिए प्रस्तावित अधिनियम की सूची क्या है। महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करना है, जैसे कि देख सकते हैं। उस समय क्या किया गया, भारत क्रिश्चियन जो जितने भी अधिनियम है जिसके अकॉर्डिंग भारत में जैसे जानते हैं हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये उन्हीं का अधिनियम है, उन्हीं के विवाह अधिनियम के अकॉर्डिंग बनाया गया। जैसे कि देख सकते हैं भारत क्रिश्चियन विवाह अधिनियम 1872 का है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं डेट आपसे, ज़्यादा ना पूछे लेकिन डेट तो पूछेंगे ही। उसके बाद पारसी विवाह अधिनियम देख सकते हैं 1936, विशेष 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू अपर्याप्तता संरक्षकता अधिनियम 1956, हिंदू दत्त एवं भरण पोषण अधिनियम 1956, विदेशी विवाह अधिनियम 1969। तो ये है कुछ जो जिसमें कहा गया कि 21 वर्ष हो जानी चाहिए 2021 की धारा 6 में। फिर हम कुछ धाराएं देख लेते हैं कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 के अनुसार यदि 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्क पुरुष बाल विवाह करेगा तो उसे कठोर कारावास होगा और 2 साल की जेल या 1 लाख रुपए या दोनों हो सकते हैं। इसमें ये कहा गया है धारा में। उसके बाद इसमें कहा गया कि ये लागू कब हुआ, जैसे देख सकते हैं भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ। तो भारत में ये 1 नवंबर 2007 को ये बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू हुआ था। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की मुख्य विशेषता क्या है, तो इस विशेषता पे देखिए विवाह संपन्न कराने वाले के लिए सजा क्या है। यदि कोई व्यक्ति बाल विवाह कराता है, संचालित कराता है, निर्देशित करता है या उकसाता है तो उसे 2 साल की कठोर कारावास, जुर्माना 1 लाख रुपए या दोनों हो सकते हैं।
ये 2006 भारत सरकार का एक अधिनियम है जिसे समाज में बाल विवाह रोकने के लिए लागू किया गया और इससे प्रावधान में मेन देख लीजिए क्या है। इस अधिनियम के अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष और 18 वर्ष से कम आयु की महिला विवाह को बाल विवाह की श्रेणी में रखा गया है। ये और ये महाराष्ट्र के लिए क्लास थी जो कि पॉस्को एक्ट के अकॉर्डिंग था ये। तो ये पॉक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग थे जितने भी इसमें टॉपिक है 10 नंबर का आएगा ये। तो इसमें कम से कम आज आपके 3 से 4 नंबर आपके कवर हो जाएंगे इसमें। तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन ये आपके लिए, बहुत देख लीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। और प्लीज़ चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।